हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन की क्लास अपन ने शुरू कर दिया आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो हर एक जो भी नर्सिंग पैरामेडिकल मेडिकल का जो एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर रिपीट होने वाले हैं। अब ऐसे नहीं कहना है कि सर मेडिकल के अंदर भी कैसे आएंगे। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो सब समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन ये वो हैं जो बार बार रिपीट हो चुके हैं और यही आते हैं। बेसिक क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ना तो यही आएंगे, चाहे राजस्थान सीएचओ, चाहे राजस्थान स्टाफ नर्स हो, चाहे नॉरसेट हो, ईएसआईसी हो, डीएसएसबी हो, चाहे कौन सी XYZ भर्ती हो, इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन रैंडमली मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लेना। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं, यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आपको ऑफिशियली जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे रिजल्ट हो, वैकेंसी हो, या कोई ज्वाइनिंग का हो, या फिर क्लासें वगैरह लगनी हो अपनी, तो सब कुछ बिल्कुल से फ्री मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर से कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कम, पूरा डिटेल के अंदर संक्षिप्त में इसका जो विवरण है ना वो देखेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के साथ में 5 क्वेश्चन आपके सोल्व हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्लास है, शॉर्ट क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जस्ट नेक्स्ट जो क्लासें रहेंगी उसको बढ़ाते जाएंगे टाइम को, है ना। कई दिन हो गए क्लासें ली नहीं, तो हमारा भी थोड़ा सा रूटीन बनने में टाइम लगेगा, बट आपको मजा आएगा रियली। और अगर अच्छा लगे वीडियो और क्वेश्चन भी अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना कि ये वीडियो सही है या नहीं है, या फिर आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस टेस्ट से चल रहे हो, देख रहे हो वीडियो, कौन सी क्लास की या किसकी तैयारी कर रहे हो, वो कमेंट करके जरूर बता देना। ओके, चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में अपन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर भी दिखाया जाएगा। कहीं दिख जाए ना तो चूक नहीं करना है कि हाँ मेरे को तो आंसर दिख गया तो मैं पहले ही झूठ बोल देता हूँ या फिर कॉपी कर लेता हूँ, वैसे नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पास ऑफ फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट आफ्टर बर्थ। जन्म होने के बाद में जो बच्चा स्टूल पास आउट करता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट बार स्टूल पास आउट करता है जिंदगी में, उसको क्या बोलते हैं? लोकिया, कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सी है प्रिपेरा, और ऑप्शन डी है मिकोनियम। विच वन इज करेक्ट? फटाफट कमेंट करना है आपको। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दूंगा, आपको इतने टाइम में कमेंट कर देना है। जैसे क्लास देख रहे हो ना, साथ साथ में कमेंट करते रहो। बहुत सारे लोगों की पुरानी वीडियो देखोगे ना, तो पुरानी वीडियो के हमारे नीचे कमेंट आते हैं हर एक क्वेश्चन के, क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे जैसे क्लास देख रहे हैं नीचे कमेंट वाला सेक्शन ओपन ही करके रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बताया कमेंट कर दिया, सेकंड बताया कमेंट कर दिया। ओके, ताकि आपका रिवीजन भी होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो जाएगा ऑप्शन डी मिकोनियम। उनको मिकोनियम बोला जाता है। अब मिकोनियम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिकोनियम होता क्या है? मिकोनियम जो फर्स्ट स्टूल पास आउट करता है न्यूबॉर्न बेबी, उसको बोला जाता है। ये स्टिकी, थिक और डार्क ग्रीन कलर का हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं है डार्क ग्रीन कलर का हो, बट ऐसा मोस्ट ऑफ ऐसा ही देखने को मिलता है। अब मिकोनियम बनता किससे है? मिकोनियम जो वेस्ट होता है ना बॉडी का, उस सब से बनता है। जैसे सेल हो, टिश्यू हो, प्रोटीन्स हो, फैट हो, इंटेस्टाइन का सिक्रेशन हो, चाहे एम्नियोटिक फ्लूइड का कुछ पार्ट हो, बाइल हो, इन सब का कॉम्बिनेशन एक तरीके से होता है, वो मिकोनियम होता है। ओके, और उसको बेबी पास आउट करता है। चलिए, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आंसर डी है, वो बिल्कुल से करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, डॉट्स इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। डॉट्स को किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में लिया जाता है? तब तक आप कमेंट करो, मैं बता देता हूँ आपको। डॉट्स, डॉट्स की फुल फॉर्म है जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। किसके लिए यूज में लेते हैं? कौन कौन सी दवाई आती है, कौन सी दवाई क्या गलत असर डालती है, क्या सही असर डालती है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली उठता ही उठता है। जिस कैंडिडेट ने पहले क्वेश्चन पेपर दे रखा है, कोई भी पेपर दे रखा हो, डेफिनेटली आपने देखा होगा डॉट्स से संबंधित क्वेश्चन उठेगा। या तो डॉट्स का पूछ लेगा किसके अंदर काम में लेते हैं, या फिर इनकी 5 तरह की मोस्ट ऑफ जो मेडिसिन यूज में लेते हैं, 5 मेडिसिन का पूछ लेगा। मेडिसिन के साइड इफेक्ट पूछ लेगा, जो फर्स्ट साइड इफेक्ट या बेसिकली सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो उसका इफेक्ट देखने को क्या मिलता है, वो चीज़ें पूछ लेगा। उसकी डोज भी पूछ सकता है। चलिए डॉट्स की बात करते हैं। डॉट्स का ट्रीटमेंट जो है यूज में लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, टीबी के अंदर डॉट्स थेरेपी देते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी डायरेक्टली जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ऑब्जर्वेशन के अंदर देना है, और शॉर्ट कोर्स जो है वो ट्रीटमेंट उनको चलाना होता है। इसकी दो फेजेज होती है।
ओके, एक तो अपन हेल्थ सेंटर पे ही देते हैं, अपने आँखों के सामने देते हैं, दूसरी डोज़ उसको घर पे देते हैं, ऐसे करके होता है। वो थोड़ा-सा आपको क्लियरली इसका मेडिसिन का एक अलग से वीडियो लेके आएँगे, उसके अंदर आपको डेफ़िनिटली पूरा क्लियर करवा देंगे। अब डॉट्स के अंदर कौन-कौन सी मेडिसिन आती है, मैं बताऊँगा, लिख नहीं पाऊँगा यहाँ पे, तो आप थोड़ा-सा धैर्य से सुनिएगा और हर एक जो मेडिसिन बताऊँगा उसका मोस्ट ऑफ जो साइड इफ़ेक्ट देखने मिलता है ना, जहाँ से क्वेश्चन निकलता है, वो चीज़ भी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं आइसोनियाज़िड। आइसोनियाज़िड जो मेडिसिन होती है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कारगर साबित होती है और ये करती क्या है? साइड इफ़ेक्ट की ही बात करेंगे, इफ़ेक्ट तो ये करती ही है। इफ़ेक्ट तो इसका ये रहेगा कि ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है उसको किल करने में, उसको सप्रेस करने में, उसके लक्षण को कम करवाने में काम करती है। बट फर्स्ट जो मेडिसिन है आइसोनियाज़िड, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी नंबनेस टाइप में अपने को देखने को मिलता है पेरीफेरी एरिया। पेरीफेरी एरिया की अगर बात करें, हाथ-पैर के जो लास्ट पार्ट होता है, जैसे नेल वाला या अंगुलियाँ, फिंगर्स होती हैं, वहाँ पे करता है। तो इससे बचाने के लिए आइसोनियाज़िड के साथ में अपन विटामिन बी6 देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? विटामिन बी6, जिसको क्या बोला जाता है? पाइरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 को क्या बोलते हैं? पाइरिडॉक्सिन। आइसोनियाज़िड के साथ में पाइरिडॉक्सिन क्यों दिया जाता है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए आइसोनियाज़िड के साथ में विटामिन बी6 को कॉम्बिनेशन के रूप में दिया जाता है, ताकि आइसोनियाज़िड का जो गलत इफ़ेक्ट है वो सबसे कम हो। फर्स्ट मेडिसिन। सेकंड वाली मेडिसिन की अगर बात करते हैं, तो आती है रिफाम्पिसिन। सबसे कारगर और प्रेगनेंसी के अंदर सबसे यूज़फुल जो मेडिसिन रहती है टीबी की, वो रहती है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन का काम क्या होता है? ये रेड पिंकिश कलर का बॉडी सिक्रेशन करवा देता है सब कुछ। चाहे आँसू हो, चाहे यूरिन हो, चाहे सलाइवा हो, चाहे स्वेट्स हो, पसीना हो, सब रेड या पिंकिश कलर का हो जाता है इसके अंदर। तो पेशेंट को बोला, भाई साहब टेंशन नहीं लेना है, आप लाल-लाल नहीं हुए हो। आपका ये मेडिसिन का असर है, ये गलत असर नहीं है, सही है, इससे कोई गलत दुष्प्रभाव या नहीं है, ये नॉर्मल इसका काम रहता है। तो आप टेंशन ना लेके कंटिन्यू मेडिसिन को लेते रहें। ओके, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रिपीट यही होता है रिफाम्पिसिन के बारे में। तीसरी मेडिसिन, तीसरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, तो पाइरिडॉक्सिन, सॉरी, पाइरिजिनामाइड। पाइरिजिनामाइड जो मेडिसिन होती है, पाइरिजिनामाइड का सबसे बड़ा काम ये रहता है, ये गाउट करवाती है भाई साहब। क्वेश्चन रेयरली आया था बट आने लग गया इसका। जो पायराजिनामाइड जो मेडिसिन है, ये क्या करवाती है? गाउट। गाउट क्यों करवाती है कि ये जो मेडिसिन है, ये जो किडनी होती है अपनी, उसके अंदर यूरिक एसिड को पास आउट नहीं करवाने देती। किडनी क्या करती है? बॉडी के जो वेस्ट होते हैं उसको बाहर करने का काम करती है ना? बॉडी के वेस्ट को बाहर करती है। बट ये मेडिसिन क्या करेगी? बॉडी वेस्ट, मोस्ट ऑफ यूरिन, क्योंकि यूरिक एसिड यूरिन के अंदर मोस्ट ऑफ होता है, तो उसको पास आउट नहीं करवाने देती और यूरिन जो है किडनी के अंदर या रीनल सिस्टम के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। वहाँ एक्यूमुलेट होगा तो अपने बॉडी की जो जॉइंट्स होते हैं, वाले पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होने लग जाएगा और गाउट कॉज़ करवाएगा। ओके, तो पायराजिनामाइड क्या करवाता है? गाउट करवाता है। चौथी मेडिसिन की बात करते हैं। 4 नंबर की मेडिसिन है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल मेडिसिन तो आपने देखी होगी। ये चाँद-तारे दिखाने में बहुत ही कारगर साबित होती है। आइज़ से संबंधित प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो ऐसे मानो कि इथाम्ब्यूटोल ने अपना गलत असर दिखाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर से तुरंत प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, उससे अपॉइंट लेना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, पता करना चाहिए, पूछना चाहिए कि किस स्टेज पे है, वो चेंज करे या फिर डोज़ को बदले, कुछ भी करे। बाकी इथाम्ब्यूटोल का सबसे ज़्यादा असर आँखों के ऊपर पड़ता है। ओके? देखने से संबंधित रेडिश जैसे ब्लड दिखना शुरू हो जाता है, ग्रीनिश टाइप में, एक नैरो टाइप में, एक सर्कल टाइप में दिखना शुरू हो जाता है। ओके, चलिए 5वीं मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन की बात करते हैं, तो आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हियरिंग का घंटियाँ बजाती है कानों के अंदर, ये जैसे पुजारी जी बजाते हैं ना, टन 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 टन, ऐसे लगता है ची 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 टन 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 की आवाज़ आती है। मान के चलो स्ट्रेप्टोमाइसिन ने अपना जो काम है वो गलत तरीके से थोड़ा शुरू कर दिया है या इसकी डोज़ हेवी हो गई है, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन का काम रहता है। पाँचों मेडिसिन बताई। आइसोनियाज़िड क्या काम रहता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी बचाने के लिए विटामिन बी6 यानी पाइरिडॉक्सिन दिया जाता है। रिफाम्पिसिन का काम रहता है रेड या पिंकिश कलर का यूरिन या बॉडी सिक्रेशन XYZ कोई भी रहा हो, और
पायराजिनामाइड का काम रहता है गाउट कोज करवाता है, क्योंकि ये यूरिक एसिड रीनल सिस्टम से पास आउट नहीं होने देता। और इथाम्बुटोल की बात करते हैं तो आई से संबंधित प्रॉब्लम आती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करते हैं तो हियरिंग में प्रॉब्लम आती है, यानी घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती है कान के अंदर। ओके, तो ये था डॉट्स का ट्रीटमेंट टीबी के लिए, और ये 5 तरह की मेडिसिन। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ें बखूबी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो क्या कर सकते हैं, है ना, अपने पास ज़्यादा थोड़ा इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि आपको क्लियर करके एक एक लिख के समझा सकें। बाकी आपकी अगर विश रही, आपका सहयोग रहा, तो जल्दी ही कुछ डिजिटल बोर्ड का कुछ बंदोबस्त करके बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्टेनल इन चाइल्ड इज द फर्स्ट टू क्लोज। यहाँ पे पूछा है बच्चे के अंदर, ध्यान रहे क्वेश्चन घुमाने के लिए बच्चा दे दिया, इन्फेंट दे सकता है, अडल्ट दे सकता है। घूमना आपको नहीं है, जो घूम गया वो घूमता ही रहेगा। तो इसने ये बोला है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि कौन सा फॉन्टेनल सबसे पहले बंद होता है, क्लोज होता है। आपको बता दें फॉन्टेनल कई तरह के होते हैं। जब इंट्रायूट्राइन की बात आती है तो वहाँ से अपन बात करते हैं तो 2 ही फॉन्टेनल होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ओके, तो इसके अंदर कौन सा फॉन्टेनल क्लोज होगा ये आपको बस सबसे पहले बताना है। कमेंट तो करते ही रहना है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंदर होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्लोज। अब पोस्टीरियर फॉन्टेनल किसको बोला जाता है? पोस्टीरियर फॉन्टेनल बोला जाता है पोस्टीरियर साइड में ऑक्सीपिटल बोन होती है, जो अपनी गर्दन के पीछे होती है ना, यहाँ वो ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन पीछे की साइड में, पीछे की साइड में पोस्टीरियर फॉन्टेनल। पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो है वो सबसे पहले क्लोज होता है बच्चों के अंदर। और ये होता किस शेप के अंदर है, ये भी कई बार आ जाता है। ये ट्राइंगुलर शेप के अंदर होता है। ओके, ऑक्सीपिटल फॉन्टेनल ट्राइंगुलर शेप के अंदर। एक होता है फ्रंटल या एंटीरियर फॉन्टेनल बोल दो, फ्रंटल फॉन्टेनल, ये होता है डायमंड शेप का, ये बाद में क्लोज होता है। ओके, ये डायमंड शेप का होता है। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पूछा था तो ऑक्सीपिटल फॉन्टेनल बिल्कुल से करेक्ट वन आंसर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश इज द सोर्स ऑफ ऑल एक्सेप्ट। ये कह रहे हैं कि मछली के अंदर सब कुछ होता है, एक चीज मछली के अंदर नहीं होती। जो मच्छी खाते हैं ना उनके लिए बोला है। आयरन है, आयोडीन है, विटामिन हैं, फॉस्फोरस हैं। आपको ये बताना है मछली के अंदर क्या नहीं होता, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ट्रू, फॉल्स। ये चीजें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पलट देती है। यहाँ पे एक्सपेक्ट दिया हुआ है। ओके, बताइएगा मछली के अंदर सोर्स ऑफ ऑल सब कुछ पाया जाता है, एक को छोड़ के। क्या एक नहीं पाया जाता मछली के अंदर? चलिए यहां पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो आयरन। ओके, सीधा सा सिंपल सा आंसर बनता है आपका आयरन। समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इसके अंदर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका एमटीपी। एमटीपी कैन डन अप टू, एमटीपी को कब तक किया जा सकता है, कितने टाइम पीरियड तक। अब एमटीपी किसी को समझ नहीं आ रही तो वो भी आपको कथा बताएंगे, उसके बाद में आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे। एमटीपी की फुल फॉर्म होती है पहले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल यानी मेडिकली तरीके से, यानी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी फैसिलिटी है वहाँ पे। और टर्मिनेट करना यानी हटाना, और प्रेगनेंसी को यानी मेडिकल तरीके से, एक लीगल तरीके से किसी भी हॉस्पिटल या हेल्थ इंस्टीट्यूट के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना यानी अबॉर्शन करवाना। अब अबॉर्शन करवाने वाली प्रोसेस है वो लीगली तरीके से करना एमटीपी बोला जाता है। एमटीपी एक्ट आया था 1971 के अंदर। इसके अंदर कुछ इन्होंने टारगेट रखे थे, कुछ शर्तें रखी थी। जिस शर्तें को फुलफिल करोगे तभी आपकी एमटीपी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं करवा सकते, इलीगली होता है। तो उसके बाद इसको अमेंडमेंट किया गया इसको 2021 के अंदर, और इसके अंदर बदलाव किया गया। पहले अलग सिस्टम था, पहले वाला आप छोड़ दीजिए, चाहे 12 वीक दे रखा हो कहीं पे, ओके, तो कहीं 16 वीक दे रखा हो, वो चीज़ भूल जाइए। अभी अगर आपको एमटीपी के संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आता है कि कब तक करना होता है, तो ये 20 वीक तक, ओके, 20 से 24 वीक तक, क्योंकि ऑप्शन के अंदर 24 दे नहीं रखा, तो 20 से 24 वीक तक एमटीपी किया जा सकता है न्यू अमेंडमेंट के अनुसार।
तो इसके अंदर एक जो प्रोसेस होती है उसको बढ़ा दिया गया है। ओके, जिसके अंदर क्या होता है कि पहले दो डॉक्टर हों जो सेम फील्ड के अंदर हों, फिर मेडिकल बोर्ड के द्वारा इसका केस वगैरह पे सब्स्टिट्यूशनल कोई भी जो चीज़ें हैं उसको असेस किया जाता है, पता किया जाता है, इसकी जो टर्म एंड कंडीशन जो बना रखी है इन्होंने उनको फुलफिल कर रहा है क्या ये पेशेंट या क्लाइंट जो भी है। उसके बाद में 24 वीक तक इसको माना गया है। ओके, तो एमटीपी अभी अगर आता है तो 20 से 24 वीक वाला टाइम। यहाँ पे ए और सी दे रखा है। ए इसलिए दे रखा है कि पुराने वाले नियमों के अनुसार और नए वाले के अनुसार 20 से 24। ओके, तो इन दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट मान रखे हैं, तो आपको दोनों नहीं मान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्प इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज्ड बाय। शार्प इंस्ट्रूमेंट है, नुकीले इंस्ट्रूमेंट है, धारदार इंस्ट्रूमेंट है, उसको स्टराइल किस माध्यम से करेंगे? ड्राई हीट से करेंगे, बॉइलिंग से करेंगे, नेक्स्ट की ओर देख लेते हैं अपन, फ्यूमिगेशन से करेंगे या रेडिएशन से करेंगे। चलिए यहाँ पे आपको बताना है शार्प इंस्ट्रूमेंट को किस मेथड से स्टरलाइज करते हैं, यानी जो इसके ऊपर जो कंटामिनेट कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जो भी रहता है उसको किल करना, हटाना, ये एक मेथड होता है स्टरलाइजेशन। तो कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड यूज लेते हैं शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए? ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट है आपका, ड्राई हीट। ड्राई हीट के अंदर मैं अगर बात करूं तो ड्राई हीट के अंदर कौन सा आएगा? ड्राई हीट के अंदर आएगा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन ये जो है वो ड्राई हीट का मेथड है जिससे शार्प इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाता है, व फर्दर कोई सर्जरी वगैरह या कुछ करते हैं अपन तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। IM इंजेक्शन, द नर्स शुड इंसर्ट द नीडल इनटू मसल्स एट द एंगल ऑफ। भाई साहब कह रहे हैं कि अगर IM इंजेक्शन आप दे रहे हो तो जो नर्सिंग ऑफिसर है वो नीडल को कौन से डिग्री के ऊपर इंसर्ट करेगा, कौन से डिग्री के एंगल के ऊपर इंसर्ट करेगा, स्किन के अंदर लगाएगा? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री? फटाफट कमेंट करके बता देना, मैं इसका आपको रैंडमली थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं IV की बात करता हूँ, IV इंजेक्शन अगर लगाना हो तो अपन जो नीडल इंसर्ट करते हैं वो 25 डिग्री एंगल के ऊपर करते हैं। अगर अपन इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा रहे हैं तो जो नीडल इंसर्ट करते हैं वो 10 से 15 डिग्री के एंगल के ऊपर इंसर्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है या सबक्यूटेनियस रूट से अगर अपन इंजेक्शन लगा रहे हैं तो अपन 45 डिग्री एंगल के ऊपर नीडल को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है IM, तो IM अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो 90 डिग्री एंगल के ऊपर अपन नीडल को इंसर्ट करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट। चारों रूट का मैंने आपको एंगल ऑफ डिग्री जो है इंजेक्शन इंसर्ट करने का बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। When bleeding after 24 hours of delivery is considered postpartum hemorrhage। PPH सुना होगा आपने, APH और PPH। APH क्या होता है? एंटपार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी से जो होने से पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको APH बोला जाता है, डिलीवरी होने के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसको PPH बोला जाता है। तो यही बोल रहा है कि ब्लीडिंग होने के बाद में आफ्टर 24 आवर्स, डिलीवरी होने के 24 घंटे के बाद में अगर कितना ब्लड लॉस हो तो उसको PPH बोलेंगे। ये ऐसे है नहीं कि ब्लीडिंग होती ही नहीं है, ब्लीडिंग तो होती है डेफिनेटली। PPH किस हद तक होगा तब बोलेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन ए, ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, यानी 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है डिलीवरी के बाद में 24 घंटे के बाद में तो उसको PPH बोला जाता है। ओके, अन्यथा उसको PPH नहीं बोला जाता। अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपने पढ़ ली, एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर। करेक्ट आंसर तो यही रहेगा, अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी NVD के इस माध्यम से अगर देखें तो PPH कितना तक होता है? 500 ml तक। अगर मैं बोलूं कि सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, सीजेरियन सेक्शन से, अगर अब अपने को PPH के बारे में कोई पूछे तो आता है 1 लीटर। 1 लीटर से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो जाता है सी सेक्शन के बाद में
तो उसको बोला जाता है जो सर्जरी से या सी सेक्शन से जो डिलीवरी होती है तो पीपीएच बोला जाता है। ओके, यहाँ पे नॉर्मली पूछा है अपने को, तो नॉर्मली अपने 500 ml, क्योंकि होता क्या है, डिलीवरी के शब्द के अंदर ही फर्क रहता है। डिलीवरी डायरेक्टली होती है, यानी बिना किसी चीरफाड़, बिना किसी सर्जरी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बट टेंशन नहीं लेना है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, हम आपको क्लियर करवा देंगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो बना हुआ है अपना, उसका एक वीडियो बना के बताएंगे आपको, लेटेस्ट के अंदर चेंजेस हुआ है उसके अंदर भी। इम्यूनाइजेशन फॉर हाउ मेनी डिजीज इज डन इन इन्फेंट। इन्फेंट है, इन्फेंट की एज क्या रहती है, उसके हिसाब से आपको सोच के बताना है कि इन्फेंट को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार कितनी तरह की डिजीज से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। बस सिंपल क्वेश्चन, आपको ये देखना है। इंडेक्स होगी इम्यूनाइजेशन वाली, तो 1 साल के टाइम पीरियड तक कितने तरह के इंजेक्शन लगते हैं उसको, तो उतनी तरह की बीमारियां क्योर करने के लिए लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, कई जगह देखने को मिलेगा, देखिएगा मैंने यहाँ पे ऐड भी कर रखा है इसको। कई जगह देखने को मिलेगा 6 बीमारियां, कई जगह 3 भी दे देगा, क्योंकि 3 कब देता है कि डिलीवरी होते ही जो इंजेक्शन लगते हैं बच्चों को, और एक्चुअल में 9 तरह के बीमारियों से बचाने के लिए बच्चे के जो है इंजेक्शन लगते हैं 1 साल तक। ओके, जो लिस्ट के अंदर अलग अलग आपको वैसे नहीं देखना है कि जैसे 1.5 महीने पे लगता है ना, फिर 2.5 महीने पे लगता है, वैसे लगता है ना। तो 1 साल तक के टाइम पीरियड के अंदर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ एक्चुअली अगर बात करें तो 9 तरह के होते हैं। बाकी कौन लगाता है कौन नहीं, कुछ लगते भी नहीं है, कुछ कुछ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अपने नेशनली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात की है, ना कि किसी स्पेशल एक की। ओके, ये बहुत सारे स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्टेट के अंदर अगर वो बीमारी है तो वहाँ पे इम्यूनाइजेशन वो करना होता है और दूसरे में नहीं करते, कई जगह ऐसे भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के बाद, जस्ट जन्म के बाद कौन सा नहीं देते इंजेक्शन, तो भाई साहब ने लिखा नहीं है ना। तो जन्म के जस्ट बाद में क्या या कौन सा वैक्सीन इंजेक्शन नहीं देते, ओपीवी, बीसीजी, हेपेटाइटिस और हिब। बताइएगा, कमेंट करके आपको ज़रूर बता देना है कि बर्थ के बाद में कौन सा इंजेक्शन नहीं देते। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जाता है डी, बीसीजी देते हैं, हेपेटाइटिस देते हैं, ओपीवी देते हैं, हिब नहीं देते। ओके, तो यहाँ पे डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर बनता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ठीक ठाक लगा होगा, काम चलाऊ तो हो गया होगा आपका। बाकी फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट या कुछ भी आपको चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कर भला तो हो भला, कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेगा ज़रूर लेके आएंगे। और वीडियो आपको रैंडमली बीच बीच में दे, ये ऐसे वीडियोज़ हैं जो देते रहेंगे। क्वेश्चन अब काउंट क्वेश्चन मत करना कि सर 10 ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चनों के अंदर चीज़ें कितनी सॉल्व हुई आपकी, कितनी चीज़ें क्लियर हुई, कितनी चीज़ रिवाइज हुई, क्योंकि ये चीज़ सबको आपको पता है, बट एग्जाम से पहले रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आएगी ज़रूर बताएंगे। कमेंट करके आपका कोई भी ओपिनियन, कोई भी सजेशन, कुछ भी चीज़ रहा हो या किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो तो ज़रूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे क्वेश्चन से संबंधित, बाकी अपडेट तो चलता रहता है। थैंक यू, बाय बाय।